बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कल और आज का सारा दिन नाज़रीन मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। असल में मैं मेरे ऑफिस का AC चेंज करवाने के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहा था। असल में होता यह है कि पहले वाला जो AC था वो बहुत ज़्यादा पावर ले रहा था, तो मुझे जो है वो सारा दिन में तो खैर वो सोलर पे चल जाता था, लेकिन रात में ये होता कि वो मतलब यूनिट ऐसे फूंकता था ना बिजली जैसे सवाब का काम होता है। तो मुझे जो है वो फिर वो सडनली चेंज करना पड़ा और इसी सिलसिले में मेरे 2 दिन लग गए इंस्टॉलेशन में, उसको फिर चेकिंग वगैरह सारे मामला करते कराते। तो इस वजह से मैं कोई रिसर्च नहीं कर पाया और मैं फिर आप लोगों के साथ कोई भी मामला डिस्कस भी नहीं कर पाया। ठीक है, खैर आज चीज़ें काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे एंड से डिस्कस करने के लिए। शाहरुख ने गालबन कल या फिर परसों एक वीडियो बनाई और अभी तो खैर उसका अली वाला मैटर चल रहा है, लेकिन परसों आई थिंक उसने वीडियो बनाई तो उसमें कहता है जी मैं जो है वो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कहता है जी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि और वीडियोस भी लोग बना रहे हैं और रमज़ान की लाइव में आकर कमेंट्स भी कर रहे हैं कि शाहरुख को कहो कि आकर सितारा को क्लियर करे। और हर चीज़ का फिर कहता है हर चीज़ का एक टाइम होता है, इस चीज़ को भी हम लोग पूरे तरीके से क्लियर करेंगे। अभी टाइम मुझे सही नहीं लग रहा, वैसे हर चीज़ मुझे पता है इस बारे में, इसे हम क्लियर करेंगे लेकिन अभी नहीं। ये शाहरुख का स्टेटमेंट है। देखो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे क्लियर करने से क्लियर होगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे सर्टिफिकेट दोगे तो तब वो जाके क्लियर होगी? मतलब वैसे वो ऑलरेडी क्लियर नहीं है। भाई वो पहले ही क्लियर है, उसे तुम्हारी तरफ से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। और नाज़रीन, जो लोग उसे जाकर कमेंट कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि सितारा को क्लियर करो, आप लोग इससे ये मुतालबा नहीं करें कि वो उसको क्लियर करे, आप लोग इससे ये मुतालबा करें कि अपनी साइड की बात रखे। इसने उसके साथ मिलकर नाना के साथ मिलकर इसने इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर, ठीक है, और ये उसके साथ बैठकर लाइवें किया करता था सारे मामला, ठीक है, और ये लोगों की लाइव्स भी ज्वाइन करता था, ये वहाँ पर जाकर भी बातें करता था, नाना भी करती थी। इसको चाहिए कि ये अपने साइड की स्टोरी रखे, ये वो बताए कि जो प्लानिंग नाना इससे करवाया करती थी, नाना की प्लानिंग पर ये इम्प्लीमेंट किया करता था, ये उसके लिए जो जो काम किया करता था ना, ये वो बताए। ये क्लियर ना करे भाई, तुम्हारी क्लियरनेस नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्लियर करोगे तो तब जाके वो क्लियर होगी? या उसे तुम्हारी क्लियरेंस की ज़रूरत है? उसे किसी की क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात ही है जो चाहे तो किसी को क्लियर करे, जो चाहे तो ना क्लियर करे। जैसे व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, अल्लाह ही है जो इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। अब जो है इस वक्त इज़्ज़त में कौन है और ज़िल्लत में कौन है ये तुम भी जानते हो, सारे के सारे जानते हैं। तुम इस वक्त जलील हो रहे हो, कल तुम उसको जलील करने वाले थे, आज तुम खुद जलील हो रहे हो। आज तुम्हारी फैमिली का बेड़ा गर्क होकर रह गया है और तुम कहते हो कि तुम उसको क्लियर करने के लिए आओगे। भाई तुम्हारी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है उसको, तो तुम उसको क्लियर करने के लिए नहीं आना। हाँ, तुम अपनी साइड की स्टोरी बताओ। इनफैक्ट पब्लिक ये मुतालबा कर रही है कि तुम अपोलोजाइज़ करो, तुम माफ़ी मांगो, तुम जो जो करते रहे हो उन सारी चीज़ों पर अपोलोजाइज़ करो और तुम रियल स्टोरी बताओ कि तुम उसके कहने पर करते थे, ख़ुद से करते थे, और क्या क्या जो प्लानिंग्स चलती थी तुम लोगों की, और क्या क्या मामला चलते थे, तुम वो चीज़ें बताओ। पब्लिक तुमसे ये चाहती है। तो ये क्लियर करने के लिए अगर तुमने आना है तो तुम्हारी मेहरबानी, तुम नहीं आना, उसे तुम्हारी क्लियरेंस की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। खैर नाज़रीन, ये मामला हो गए जी। नौशीन सिस्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया था नाज़रीन कौसर ने, और जिस दिन ये मैटर हुआ उस दिन मैं सारा दिन जो है मैं मसरूफ़ रहा, मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। इनफैक्ट ये परसों की बात है मेरे ख्याल से, हाँ कल या फिर परसों की बात है। तो मैं जो है वो कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया था। मैं चाहता था कि मैं इस पर बात करूँ, इस पर मैं अपना इनपुट देना चाह रहा था, लेकिन चूँकि मैं मसरूफ़ था तो मैं कोई बात कर नहीं पाया। अब नौशीन को मुँह तोड़ जवाब दिया है जी कौसर ने। तो खैर उसने बातें कोई इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं की, मतलब मैं कहूँ कि नहीं जी उसने कोई बहुत ज़्यादा सख्त बातें की हैं। उसने सिर्फ इतना कहा जी मुझे गुस्सा लगता है, मुझे बुरा लगता है उसकी वीडियोस देख के, और उसे चाहिए कि वो अपने घर पे रिएक्शन दे। मतलब ये तो खैर हम रिएक्शन वालों के लिए जितने भी हैं हम सारे, मतलब ये तो बड़ी छोटी सी बात है ना, मतलब ये तो हमें बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है बहुत सारे लोग हमें ये लोग स्टार्ट ही ऐसे करते हैं ना जी अपने घर पर बात करो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है कि इतनी बड़ी बात नहीं की नौशीन सिस्टर को। लेकिन इस पर जो मेरा कंसर्न था ना, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, देखें साजिद ने पहले जब कौसर ने एक इस तरह का जो है वो सिचुएशन क्रिएट की थी, एक खामखा का स्टेटमेंट दिया था, उस वक्त साजिद ने बिना देखे चिपका दिया था अपनी वीडियो में।
तो खैर वो तो फर्स्ट टाइम था, पहली दफ़ा था, तो खैर पब्लिक ने इतना ज़्यादा उस पर जो है वो नहीं किया, और ख़ुद हमने भी कहा था चले यार ठीक है थोड़ा बहुत कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब ये जो मामला हुआ ना, ये तो साजिद भाई ने जानबूझ कर किया है। मतलब ये तो वाज़ेह नज़र आता है कि भाई साजिद भाई चाहते थे कि ये जो है वो कौसर नौशीन को टारगेट करे या उसको छेड़े, या फिर एक तरह का जो है वो खाम खा उसको टारगेट किया जाए। तो ये तो वाज़े फ़ील हो रहा था भाई, अगर उसने इस तरह की कोई बात की भी थी, साजिद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर उसने कोई इस तरह की बात की थी आपकी सेकंड वाइफ ने, तो आपको ये चाहिए था कि आप उसे पी जाते। आपको चाहिए था कि आप उस क्लिप को अपनी वीडियो में ना लगाते। वो दरवाज़ा बंद कर दें अंकल, पूरी ज़ाया हो रही है। तो आपको ये चाहिए था कि आप उसे पब्लिक में ना लेके आते। आपने तो खैर से बड़ा बड़ा करके टाइटल लगाया। अब ये मुझे आकर कोई ना बताए कि वो जो साजिद भाई की वीडियो का टाइटल था वो कौसर भाभी ने लगा के दिया था, नहीं। साजिद भाई अपनी वीडियोस के टाइटल्स थंबनेल्स खुद बनाते हैं। तो आपको थंबनेल बनाते हुए, आपको टाइटल लिखते हुए, आपको अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करना चाहिए। ये आपके अल्फाज का चुनाव, आई एम सॉरी टू से, मुझे पसंद नहीं आया। मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आप मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। भाई आप किस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे? क्या उसने कोई गलत बात की थी? क्या उसने जो है वो कोई गाली गलौज किया था जिस तरह से डीडी करता है? क्या उसने जो है वो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी? क्या उसने जो है वो कोई मिस यूज़ किया था इन्फॉर्मेशन को? क्या किया था उसने? क्या आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने चले आए? साजिद भाई आई एम सॉरी, बट यहाँ पर मैं आपके इस अमल से इत्तफाक नहीं करता। ये आपने गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये कहते कि कौसर का नौशीन से शिकवा, आप इस तरह का थंबनेल लगाते। आप ये कहते कि कौसर ने जो है वो कौसर को नौशीन की बातें बुरी लगती हैं, आप इस तरह की बात करते। आप ये कहते कि कौसर जो है वो कौसर का नौशीन के लिए मैसेज, आप इस तरह की बात करते। बट आप ये जो मुंह तोड़ जवाब देने चल पड़े हैं ना, ये गलत है। ये आपको जो है वो ज़ेब नहीं देता, ये आपको नहीं करना चाहिए था, ये आपने ज़्यादती की है। ठीक है जी। तो खैर नाज़ी फ़ातिमा कहती है कि ऊपर वाला पोर्शन मैंने इसलिए रख लिया कि मुझे अस्थमा का मसला है। खैर ये तो जेन्युइन रीज़न है, लेकिन ऑक्सीजन का तो मतलब ऑक्सीजन तो हर जगह पे आती है, बेशक वो नीचे वाला पोर्शन ले ले या ऊपर वाला ले ले। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो नीचे वाले पोर्शन में आप रह रही हैं तो आपको वहाँ पे सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी। तो मेरे सॉरी नाजरीन, मैं शूटिंग कर रहा था और शूटिंग के दौरान फिर लाइट चली गई। मतलब यहाँ पर काफ़ी कोई सख्त किस्म का इस वक्त तूफ़ान चल रहा है और लाइट उसी वजह से चली गई है। अब मैं फिर से, ज़ाहिर है मैंने काम तो करना ही है ना, मतलब मैंने शूटिंग तो करनी थी और मुझे बड़ा ज़ोर का रिएक्शन आया हुआ था। तो फिर मैंने कहा यार मैं रिएक्शन तो दूंगा ही दूंगा, मैं बात तो करूंगा ही करूंगा, बेशक मुझे ऑडियो की सूरत में ही कोई ना करनी पड़े। भाई बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब मैं बहुत सारे रिएक्शन वाले कर ही रहे हैं। हेटर्स जो है वो लंबे लंबे रिएक्शन दे रहे होते हैं, 30-30 मिनट का रिएक्शन उन्होंने ऑडियो में दिया हुआ होता है हेटर्स ने, तो मैं भी तो दे सकता हूँ ना, रिएक्शन नहीं देना है। तो खैर मैं फिर जो है वो ऑडियो की सूरत में अभी मैंने कहा चला मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई नीचे वाला पोर्शन में मतलब सांस का तो एज सच अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो सांस तो नीचे वाले पोर्शन में भी आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है अस्थमा का नीचे वाले पोर्शन के साथ या फिर ऊपर वाले पोर्शन के साथ। अब जिनके पास ऊपर वाला पोर्शन नहीं है तो क्या अगर वो उनको अस्थमा भी है तो क्या वो सर्वाइव नहीं करते? तो मेरा नहीं ख्याल को ये कोई वैलिड रीज़न है कि आप कहें जी मुझे अस्थमा है तो मैं जो है वो मतलब नीचे वाले पोर्शन में नहीं रहूँगी, मैं ऊपर वाले पोर्शन में ही रहूँगी। तो बाकी मेरे ख्याल से नीचे वाला पोर्शन एक अच्छी चॉइस है रहने के लिए ना। आपको सामान लाने ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपने जो है वो कहीं आना जाना है तो सीढ़ियाँ आना जाना, ऊपर आना जाना बच्चों के साथ, ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम होती है। अगर आपका ऊपर वाला पोर्शन है तो आने ले जाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपका नीचे वाला पोर्शन है तो वो एक बेस्ट चॉइस होती है अगर आपके पास एसी है तो। ठीक है, मतलब सर्दियों में तो प्रॉब्लम नहीं होती, बंद होता है, हवा की ज़रूरत नहीं होती। हाँ धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ना भी मिले तो चलो बंदा फिर भी गुजारा हो जाता है ना। लेकिन यह है कि गर्मियों में जो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर नीचे वाला पोर्शन है वो टोटल कवर है, ऊपर मतलब दूसरा पोर्शन भी है और नीचे वाला पोर्शन में जो है वो कोई सहन नहीं है, हवा का कोई इंतज़ाम नहीं ख़ास, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि गर्मियों में अब आजकल जितनी हबस है ना, तो नीचे वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। हाँ अगर आपके पास एसी है तो फिर वेल एंड गुड है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कमरे में आपने एसी चला लेना, दोपहर का जो ज़्यादा गर्मी का टाइम है वो बच्चे जो है वो अंदर आपको एसी वाले रूम में वो बच्चे टाइम निकाल लेंगे, तो फिर ठीक है। अच्छा फिर कहती है जी मैंने दिलबर को जो है वो अंदर नहीं, इससे पहले वो कहती है कि दूसरा नीचे वाला पोर्शन में दूसरे नीचे वाले पोर्शन में अगर बच्चे घर से बाहर निकल भी जाएं तो मैं बच्चों को कहाँ देखूंगी? तो बच्चों ने अगर बाहर निकलना है तो फिर बच्चे तो ऊपर वाले पोर्शन से भी निकल सकते हैं ना। मतलब वो सीढ़ियों से ज़्यादा बच्चे आपके सीढ़ियाँ आना जाना वो तो उसके यूज़ टू है ना, तो वो वहाँ से आ जाएंगे नीचे, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके लिए जो वो प्रॉब्लम है ना कि आपको नीचे आने में इशू है, झिझक होगी, भैया वो आपकी सोतन नीचे रह रही है,
तो बच्चों को तो कोई नहीं ना, मतलब उनकी तो सोता नहीं है ना, अल्लाह अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, तो मतलब उनका तो कोई सीन नहीं है ना, ना वो इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, अभी वो छोटे हैं, तो उनके लिए तो कोई नाराज़गी नहीं है, वो तो आएंगे जाएंगे सारे मामलात करेंगे। तो बच्चे तो ऊपर से भी जा सकते हैं, मतलब ऊपर से भी वो उन्होंने निकल के सीढ़ियों के रास्ते वो बाहर जा सकते हैं। बच्चों की बाहर आने जाने की नई जगह जा रहा है, ये आपको एहतियात करनी पड़ेगी, आपको दरवाजे बंद रखने पड़ेंगे या बच्चों को समझा के रखना होगा, आपको चौकन्ना रहना होगा, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो ये नीचे रहना कोई प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ, ये सोतनों की आपस में ज़िद तो हो सकती है कि भाई एक कहे जी, अगर एक ने एक वाला पोर्शन चूज़ कर लिया तो दूसरी कहना जी मैंने भी वही लेना है। वो जैसे मैंने आपको कुछ दिन कबल एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बंदे ने जो है वो 2 शादियाँ कर ली, उसने कहा जी मैं अपनी पहली बीवी को और दूसरी बीवी को दोनों को एक ही तरह के राइट्स दूंगा। उसने जो है वो अगर एक को एक सूट लेके देता, दूसरी को भी वैसे ही सूट लेके देता, एक को खाने के लिए एक चीज़ खिलाई है, दूसरी को भी बिल्कुल वैसे ही खिलाता। इमन खुदा की करनी ऐसी हुई कि डेथ भी दोनों की एक ही दिन हो गई। तो वो दोनों को जो है वो निकालने के लिए उसने जो है वो एक ही जैसे दरवाजे बनवाए कि जी मैं इन दोनों की मैयत अलग अलग दरवाजे से निकालूंगा। तो वो जो पहले वाले थे वो फिर भी जब उसको ख्वाब में आके उसके साथ लड़ रहे थे कि तुमने मेरे लिए मुझे पुराने दरवाजे से निकाला, उसको तुमने नए दरवाजे से निकाला ठीक है। तो बात यह है कि ये हाँ, सौतनों की आपस में ज़िद तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नीचे वाले पोर्शन में रहना फ़ातिमा के लिए कोई जो है वो प्रॉब्लम वाली बात है। ये उसकी अपनी चॉइस है कि उसने ऊपर वाले पोर्शन में रहना है। खैर कहते जी, मैंने दिलबर को पहले कहा था कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहूँगी, ये आपकी चॉइस है, साथ रखो तो रख लें, वरना मैं अपनी जगह आप अपनी जगह, मतलब वरना आप अपनी जगह पे रहें, आपने जहाँ रहना रहें, मैं जो है वो अपना सामान उठवा के यहीं पर रखवा लूँगी जहाँ पर मैं ऑलरेडी रह रही हूँ। तो खैर यहाँ पर भी बातें काफ़ी सारी चल रही हैं। फ़ातिमा अपनी वीडियोज़ में कह रही है कि भाई यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। खैर मैं तो शहर में रह रहा हूँ, गाँव में पता नहीं क्या सिचुएशन होती है। बाकी रही बात लोड शेडिंग की, तो भाई लोड शेडिंग तो खैर प्रॉब्लम है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो आप रह सकते हैं, मतलब विलेज एरिया है जहाँ अगर लोड शेडिंग का मामला है तो भाई वहाँ पर दरख्तों की अरूज है, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, लोग दरख्तों की छाँव में टाइम गुजारते हैं और बड़ी ठंडी ठंडा माहौल होता है भाई बाकी रहने वाले तो भाई वो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो भी तो रह ही रहे हैं ना। तो आपको भी अगर मुश्किल टाइम आ गया है भाई, देखें मुश्किल टाइम कभी भी जो है वो पूछ कर नहीं आता आपकी ज़िंदगी में। जब मुश्किल टाइम फैसला किसका भी हो वो एक अलग बात है, दिलबर के जो है वो गलत पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो मैं आगे जाके बात करता हूँ। बट द थिंग इज़ कि देखिए मुश्किल टाइम जब आपकी ज़िंदगी में आना होता है ना, तो वो कभी भी पूछ कर नहीं आता, ना वो बता के आता है। उसने आना है तो उसने आ जाना है। वो नहीं देखेगा कि भाई आपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया है, वो नहीं देखेगा कि भाई आपका भी नया नया बिजनेस है, जैसे बाबा ने नया नया बिजनेस लगाया तूफान आ गया, ठीक है, या उसने जो है वो उधर नया कोठैया लगाया था कराची में तो उन्होंने रोड उखाड़ के रख दी। मुश्किल टाइम ने जब आना है ना तो उसने आने से पहले पूछना नहीं है। अभी जैसे आजकल तूफान आ रहे हैं, इतने शदीद वाले तूफान आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की सोलर प्लेटें उड़ गई हैं। तो उसने अब उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल टाइम है ना, 2-2 ढाई-ढाई लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोगों का जो है वो ऐसे हवा में उड़ा के ले गई। तो उसने मुश्किल टाइम में आने से पहले पूछना थोड़ी है कि भाई तूने कोई नया कारोबार शुरू किया है, ये तूने बच्चों को अभी दाखिल करवाया है, ठीक है, ये अभी तेरा फलाना प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं अभी आऊँ या ना आऊँ। जब मुश्किल वक्त में आना है ना तो बस उसने ठा करके आ जाना है। आपने उस मुश्किल वक्त में समझौता करके गुजारा करना होता है, उस मुश्किल वक्त को जैसे तैसे करके पार करना होता है, गुजारना होता है उस मुश्किल वक्त को। अगर आप जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रोते हुए गुजार लें, ठीक है, या आप जो है वो उसके साथ समझौता करके खुद को उस सिचुएशन में ढाल के, ठीक है, और सब्र करके गुजारें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कैसे गुजारना है, ठीक है। मुझे दुख है, मतलब जिस तरह से आपके साथ हुआ, बाकी डीडी क्या एक अलग बात है। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं ना वो ज़िम्मेदारी डीडी की है, मतलब डीडी ना जो है वो इतना पीक पर जाता रिएक्शन देने के मामले में, मतलब उसने शायद जो है उसे लगा कि भाई सारे लोग रिएक्शन देते हैं तो मैं भी दे लूँगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा, जैसे सबको कुछ नहीं होता। तो वो भी जो है वो इंतहाई एंड लेवल पर चला गया, पीक पर चला गया। डीडी का अलग मामला है, लेकिन आप वाकई तकलीफ़ में आई हैं, ये चीज़ जो है वो मुझे आपने जब ये बताया कि जी आप वॉशिंग मशीन से वो धोने वाले कपड़े आपने उठाए और जो आपका हाथ लगा वो जो है वो जैसे कहते हैं कुछ गोटे गिल्ले कुछ लबड़ ढिल्ले, जो जो चीज़ें आपके हाथ आई आप उठा के ले आई, तो इस चीज़ ने मुझे दुख दिया, इस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ दी कि भाई मतलब कितने एमरजेंसी में इनको भागना पड़ा, उठ के आना पड़ा, एक बना बनाया सेटअप हर चीज़ छोड़ छाड़ के इंसान के जो बड़े लंबे लंबे प्लान्स होते हैं, बड़े लंबे लंबे मंसूबे होते हैं, वो सब छोड़कर एक यकमुश्त इंसान को उठकर भागना पड़े, ठीक है, तो ये चीज़ तकलीफ़ देती है। तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन अब क्या भाई, एक चीज़ हो गई है ना, मतलब एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई है तो भाई उसको फेस तो करना पड़ेगा। अगर आप यूँ रोती धोती रहेंगी, अगर आप जो है वो यूँ परेशान रहेंगी तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, ज़्यादा आपको इश्यूज़ आएंगे।
तो मेरी बहन आपको मशवरा ये है कि देखिए जो होना था वो तो क्या हो, ठीक है। तो अब दीदी को कोसने से या जो है वो अब यूं परेशान होने से, यूं बार बार कभी भाई के घर से जो है वो पता नहीं किसके घर ननिहाल जाने से, ठीक है, या कभी इधर से उधर जाने से, ये सारे करने से मसाइल हल नहीं होंगे। आप जो है वो जहाँ पर भी रह रही हैं ना, बेशक जो है वो अपने ननिहाल में या फिर भाई के घर में, वहाँ पर आपको जितने दिन भी रहना पड़ रहा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, जितने दिन भी रहना पड़ रहा है, आपको पता है जी, आप बैठकर सोचें कि यहाँ पे क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ पर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो है वो बच्चे बाहर जो ठेले वाले आते हैं, बच्चे उनसे जो चीज़ें लेके खाते हैं, वट एवर जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बैठकर उन प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करें कि मैं इन इन चीज़ों के साथ ये मेरे सामने इस वक्त चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस के साथ मैंने किस तरह से निपटना है, ठीक है। वो सारा कुछ करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। यूँ इस तरह परेशान होकर तो जो है वो मामला तो नहीं ना चलते होते। खैर, कहते हैं जी, दिलबर ने मुझे पैसे दिए और मैंने जो है मैंने दिलबर को वापस कर दिए। मैंने कहा जी जब आपकी सैलरी आएगी तब हम आपसे पैसे ले लेंगे, आपने दूसरों से लिए हैं ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं सारी वीडियोस देख रही हूँ और मुझे पता है कि दिलबर के पास पैसे नहीं हैं। फातिमा ने ये कहा आपको तो दिलबर ने दिए ना भाई, आपको तो पैसे दिलबर ने दिए, तो आप वो बेशक काले चोर से लेकर दे। अब फ़र्ज़ किया दिलबर अगर आपको यूट्यूब से पैसे लेकर दे रहा है, यूट्यूब से सैलरी लेकर वो दे रहा है, तो वो भी तो दिलबर के नहीं है ना, वो भी तो उसने अर्न करके दिए हैं, कहीं से लेकर दिए हैं, ठीक है। तो वो भी तो दिलबर कौन सा घर पे बना रहा है? अगर उसने सनिया से भी फ़र्ज़ किया लेके दिए, तो आपको तो दिलबर ने दिए हैं ना, वो उसका सोर्स जो भी है वो जहाँ से भी लेके आए, आपको पैसे नहीं वापस करने चाहिए थे। मतलब आपने जानबूझकर अपने लिए मुश्किल चीज़ को चुना। जब आपका हस्बैंड आपको पैसे दे रहा है तो आप लें, वो जहाँ से मर्ज़ी लेके आए। उसने अगले बंदे को किस तरह से डील करना है वो उसका मसला है, वो आपका मसला नहीं है। आपका मसला आपकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो उसने हल करके दी। आपको उससे पैसे ले लेने चाहिए थे बहन, आपको वापस नहीं करने चाहिए थे। तो खैर, फिर कहती जी वहाँ से इतनी अब इमरजेंसी में हम आए कि मैंने जो है वो धोने के लिए जो कपड़े वाशिंग में, खैर ये मैंने डिस्कस कर लिया है। और कहती है जी अल्लाह पूछेगा जिसकी वजह से ये सब हुआ, अल्लाह पूछेगा। मैं किसी को जो बदुआ नहीं दे रही, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था आने का। मैंने दुआ को इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था, प्लॉट का पूरा होने के बाद जो फिर मैं फ़ादे को भी वहीं पर जो है वो एडमिट करवाने वाली थी, उसका दाखिला करवाने वाली थी। प्लॉट का पूरा होने के बाद फिर मैं जो है वो मेरा ये था कि चलें मैं जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर तवज्जो दूँगी, अपने मामलात अपने ख़र्च वगैरह खुद ही उठाती रहूँगी। तो ये फ़ातिमा का कहना है। तो जैसे मैंने आपको कहा जी, मुसीबत बता के तो नहीं ना आती होती कि उसने कब आना है और कैसे आना है। बाकी रही बात जिसकी वजह से ये हुआ, तो खैर अब मैं क्या ही कहूँ। आपका भी एक वक्त था, आपका भी जो है उसके साथ बड़ी यारी हुआ करती थी। आप भी जो है वो कभी उसे आई लैशेज़ की क्लासें लेने जा रही हैं, कभी उसे कुछ सीख रही हैं, कभी उसे कुछ सीख रही हैं। तो आपने भी जो है वो उसको नहीं छोड़ा ना, जब वो सारी कार्रवाइयाँ कर रही थी, ये सारे काले धंधे वो कर रही थी, तो आपने भी उसके साथ दोस्ती नहीं ना ख़त्म की। तो वो कहते हैं ना कि दोस्त रखो तो नस्ल ही रखो, ठीक है। जो नस्ल वाला आपका दोस्त होगा ना, वो जो आपको कभी भी डंक नहीं मारेगा। जो बदनस्ला आपका दोस्त होगा ना, वो मौका हाथ से जाने नहीं देगा आपको डंक मारने में, आपको ज़लील करने में, ठीक है, आपका नुकसान करने में या फिर जहर उगलने में, वो देर नहीं लगाएगा। तो आपको सोच समझ के दोस्ती लगानी चाहिए थी। ये आपकी दोस्त है ना, उसने ज़रा नहीं सोचा कि मेरे भाई के बच्चे हैं, ठीक है, उसकी छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, वो कहाँ बेचारी रुलेंगी, कहाँ धक्के खाएंगी, गर्मी है, ठीक है। और सारा सेटअप मेरी भाभी जो है वो बेचारी कितनी मुश्किलात से गुजर रही है मेरे भाई के कामों की वजह से, तो वो कम अज़ कम यही देख लेती। उसने तो नहीं देखा, ठीक है। हालांकि आपकी उसके साथ एक टाइम पे दोस्ती थी। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट ज़िंदगी में कभी भी जब दोस्त बनाएं तो सोच समझ के बनाएं कि आप किस तरह के लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ बना रही हैं, ठीक है ना। नस्ली बंदा जो होगा ना, वो आपको जो है वो आपका साया बन के खड़ा हो जाएगा आप मुश्किल वक्त में, ठीक है। और जो बदनस्ला होगा वो आपको जानबूझ के धूप में खड़ा करेगा, आपको जलील करेगा, चार बंदों में बिठा के आपको जलील करेगा, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए था। ये आपकी भी जो है वो दोस्तियाँ थी। खैर, अगली वीडियो नाज़रीन जो आज इन्होंने बनाई, उसमें कहते जी दिलबर से बस एक ही मैसेज है कि मैंने आपका नाम नहीं लिया और ना ही आपकी फ़ैमिली का मैंने नाम लिया है। सुबह से मुझे बातें सुनाए जा रहे हो और आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे ये बताएं अच्छा, आप मुझे ये बातें व्हाट्सएप पर भी बोल सकते हैं। वो ये कहना चाह रही है एक्चुअली कि आप जो बातें आपने मुझे रिएक्शन बनाकर की हैं, ये सारी बातें आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बोल सकते थे। तो खैर ये बात तो ठीक है, डीडी रिएक्शन देने के चक्करों में
जो है वो सारी लिहाज भूल जाते हैं। बहन बच के रहना, ख्याल करना। जिस तरह इसने जो है वो रिएक्शन देकर अपनी माँ और बहन को उसने जो है वो ज़रा सा भी लिहाज नहीं किया ना, तो बहन ख्याल करना, ज़रा पीक पर नहीं जाने देना बातें, वरना वो आपके भी लिहाज नहीं करेगा जिस तरह का वो बंदा है। ठीक है, उसने तो 1 मिनट नहीं लगाना आपके भी जो है वो, जिस तरह उसने अपनी माँ बहन को नंगा किया, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपके साथ वो सारा कुछ करने में। तो मेरी बहन बच के रहना। तो बाकी रही बात व्हाट्सएप पे क्लियर करने की, तो व्हाट्सएप पे तो भाई सबको क्लियर करना चाहिए। आपके ख़ानदान में रिवाज कब है व्हाट्सएप पे बातें क्लियर करने का? आपने क्यों नहीं कर ली व्हाट्सएप पे बातें क्लियर? आपको ये सारे इश्यूज़ थे, ये सारे मामला थे जो आप डिस्कस कर रही हैं, आप भी उसके साथ व्हाट्सएप पे कर सकती थी। ठीक है, वो चंद्रा है तो आप भी थोड़ा लिहाज कर लें। तो भाई बात यह है कि जो है वो आप सब के सब, मसला ये है कि आप लोगों के यहाँ एक ट्रेंड ये है कि आप लोग अपने मसाइल व्हाट्सएप पे डिस्कस करने की बजाय आप लोग यूट्यूब पे डिस्कस करना पसंद करते हो। आप लोगों की कोशिश ये होती है कि चलें हमारे मामला भी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है, और फिर जो है वो चलें कि 4 लोग देख लेंगे, हमारे 4 व्यूज़ भी बन जाएंगे, 4 जब हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी बातें यूट्यूब पर डिस्कस करना ज़्यादा पसंद करते हो। और मज़े की बात यह है कि हर छोटी सी छोटी बात का भी रिस्पॉन्स करना आप लोग लाजमी समझते हो, हर छोटी बात का, हर छोटी बात पर। वरना जो है वो यार, मामला चलाने के लिए, सिचुएशन को गुजारने के लिए बंदा बड़ी बड़ी बातें पी जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को बंदा इग्नोर कर जाता है, चलो यार छोड़ो, मट्टी डालो, गोली मारो यार, कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स करना भी ज़रूरी समझते हो और रिस्पॉन्स भी यूट्यूब पर करना ज़रूरी समझते हो। ये आप लोगों का हाल है। खैर जी, आप पंखा चलाएं, और मैंने तो नहीं आपको रोका कि पंखा ना चलाएं। ये नाज़रीन थोड़ा सा मुझे जो है बड़ी अजीब सी बात लगी। जिन्होंने कहा जी मैं भी जो है वो छत पर बगैर पंखे के सोता हूँ 3 दिन से। तो क्या मतलब यार, तुम ससुराल में रह रहे हो? तो मतलब मैं नहीं कह रहा कि तुम ससुराल में हो तो तुम जो है कोई बड़ा कोई तीस मार खान या कोई तरम खान बन के उनको दिखाओ। ठीक है, लेकिन यार ये है कि एटलीस्ट जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तुम जवाई ना भी होते उनके, एक आम मेहमान भी होते, फिर भी इतना तो डिज़र्व करते थे ना भाई, तुम मेहमान हो, इतना तो तुम डिज़र्व करते थे ना कि तुम्हें जो है वो एक ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ये नहीं कि चलो अपना एसी छोड़ के तुम्हें चला दें, बट एटलीस्ट तुम्हें जो है वो थोड़ा कंफर्ट जोन में तो होना चाहिए था ना। तुम्हारे लिए इतना तो उनको करना चाहिए कि एटलीस्ट वो कोई पंखा शंखा तुम्हें दें, कोई कूलर पंखा तुम्हें दे। भाई जितनी गर्मी है, तुम जो है वो फिर तुम तो आए भी कराची से हो, तो तुम्हारे लिए तो ये जो है यहाँ पे रहना और भी ज़रा मुश्किल हो रहा होगा। भाई किस तरह के लोगों में तुम जाके फंस गए हो? किस तरह के लोगों को जो है तुमने अपना ससुराल बना लिया है, तो कहाँ जाकर फंस गए हो? तो भाई इस तरह अगर ये हाल हो, तो जो है वो मेरे जैसा बंदा अगर कभी मुझे जो है वो अल्लाह ना करे इस तरह का कभी कोई ट्रीटमेंट मिले, मैं तो दोबारा रुख ना करूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता भैया। अगर जो है वो आपकी ज़िंदगी वहाँ पर, अगर आपको ससुराल में जाके कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है जैसे आपको कर रहे हैं, तो इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो भाई मैं तो कभी मुंह ना करूँ उस तरफ। भाई ये आप लोग करते हो अपने जवाइयों के साथ, ये सलूक करते हो। तो यार ये तो जो है वो बहुत ही छोटी ज़हन है, छोटी सोच है, और फिर भी जो है वो तुम स्टिल वहीं पर स्टे कर रहे हो। तो भाई मैं तो इसे जो है वो क्या कहें अब इसको, इसे जो है वो बेगैरती का ही नाम दिया जा सकता है कि भाई गैरती नहीं है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ढिठाई ही आप इसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है, जो मर्ज़ी कर लो, जो हमारे साथ करना है कर लो, हम फिर भी यहीं जाएंगे। तो रहने के लिए तो बंदा 4 दिन जो है वो होटल पे भी गुजारा कर सकता है, रह सकता है। हाँ ठीक है, वहाँ पे नहीं रह पा रहे तुम, अभी तुम्हें जगह नहीं मिल रही रहने के लिए, घर नहीं वो दे रहे, हैंड ओवर नहीं कर रहे, तो 4 दिन तो तुम होटल पर भी रह सकते थे, पहले भी तो रहते रहे हो ना। तो तुम होटल पे 4 दिन रह लेते, अगर वहाँ पे तुम्हें इज्जत नहीं मिले तो एटलीस्ट तुम्हें एसी वाला रूम तो मिलता ना है होटल में। तुम सुकून से तो 4 दिन गुजार लेते। तो बस ये तो हालात हैं यार, क्या कहें जी। खैर, नाना नाना के नाज़रीन इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में शहबाज भाई बात कर रहे थे, मैंने आज उनकी वीडियो देखी। तो कहते जी उसने इंस्टा पर एक रील लगाई हुई थी, और जिसमें उन्होंने कोई जो है वो सॉन्ग लगाया हुआ था जी, कि उस पर लिखा जी, तू मेरा था फिर ना हुआ, तुझ पर था मुझे एतबार। मतलब ये एक गाना था जिसका जो है वो उसने रील बना के लगाई हुई थी, और इसने जो है वो ये वाला गाना शाहरुख के लिए उसने गाया था। तो ये शहबाज भाई शहबाज भाई वो ये शाहरुख के लिए नहीं गा रही थी, वो शाहरुख के लिए नहीं गा रही थी, असल में उसके जो है वो बहुत सारे हैं। मतलब जैसे उसका भाई कहता है कि उसके 3-4 हैं, तो वो शाहरुख के लिए क्यों गाएगी? उसके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, तो वो किसी और के लिए गा रही होगी। तो आप इतना ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं हो। बेटा बेटा सब्र करो, सब्र। उधर जाके खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ। उधर रुक जाओ, मैं आता हूँ। वो से जा खड़ा हो, मैं होना। तो शहबाज भाई वो शाहरुख के लिए नहीं रो रही थी ना, उसने शाहरुख के लिए सब कुछ किया है। तो आप ज़रा परेशान नहीं हो। अभी खैर रिएक्शन को एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट गई हुई है और बच्चे घर से आ गए मेरे भतीजे, तो अब वो मुझे कुछ भी शूट नहीं करने देंगे। तो खैर नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।